नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल है? आवाज़ वूज सही आ रही है? वीडियो में कम आ रही है तो आप कमेंट के द्वारा मेरे को बता सकते हो कि कम आ रही है तो अपन आवाज़ बढ़ाएं। और अपनी क्लास कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इन सब विषय के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। एक दिन वैसे ही यूट्यूब लाइव करने की बात है कि कब अपने यूट्यूब लाइव आ सकते हैं, अपने पढ़ाई के विषय में चर्चा कर सकते हैं एक दूसरे से, और उसमें कुछ ऐसे मुद्दों के विषय में भी चर्चा कर लेंगे कि अपने को पढ़ाई कितने घंटे करने हैं। रणनीतिक वीडियो अपन बना सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड के कोर्स के विषय में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे लाइव लेने की संभावना है, कब होती है ये पता नहीं है, कब समय मिलता है। अब क्या पता स्कूल का समय यदि 10 से 4 बजे हो जाए अभी दीपावली की छुट्टियों से पहले, तो फिर तो वीडियो सुबह सुबह वीडियो ही बनानी पड़ेगी, और लाइव आने की क्या पता समय मिले कि नहीं मिले। अपन ने संविधान की अनुसूचियां भी पढ़ ली, संविधान की विशेषताएं भी पढ़ ली। तो अब अपने पास जो टॉपिक है, वैसे तो 1 से अनुच्छेद 1 से 4 और उसके बाद 5 से 11 नागरिकता और नए राज्यों का गठन है, 1 से 4 संघ व राज्य क्षेत्र, और उसके बाद नागरिकता, 2 टॉपिक हैं। लेकिन इनमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि वो उनकी जो समितियां हैं नए राज्यों के गठन की, तो वो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। नए राज्यों के बनाने के लिए जो समितियां को गठन किया गया था, उनमें से 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो समितियां ही अपन पढ़ेंगे और वो लास्ट में पढ़ेंगे नए राज्यों के गठन के विषय में। ठीक है, तो वो लास्ट में पढ़ेंगे, तो वो समितियां पढ़ लेंगे। अभी अपने नागरिकता से कभी प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, आरएस मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो आरएस मेंस की दृष्टि से यदि कोई क्लास देख रहा है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, उसको मैं वो क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। और यदि आपको अभी ये क्लास है तो ये है मूल अधिकारों की, ये भी आरएसपी मैन सब में सबके लिए जरूरी है, और आपके लिए तो वैसे ही जरूरी है कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए कि अपने को कौन कौन से अधिकार है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, और उन अधिकारों की जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए। अपने अधिकार तो सभी मांग लेते हैं, अधिकारों की बात तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति को अपने मूल कर्तव्यों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। जो मौलिक कर्तव्य हैं, सदाचार, नैतिक कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति, उन सभी कर्तव्यों को भी व्यक्ति को निभाना चाहिए। यदि आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे तो आपको अधिकार अपने आप स्वतः ही मिलते जाएंगे। तो व्यक्ति को मूल कर्तव्य सही ढंग से, यानी कि अपने मौलिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारियां सही ढंग से निभानी चाहिए, और उसके बाद अपने को मूल अधिकारों की बातें करनी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि अपने को नैतिक कर्तव्य, यदि मूल कर्तव्य अपना सही ढंग से, अपना कर्तव्य यदि सही ढंग से कर रहे हैं, तो अपने को मूल अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। मूल अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी। अपने आज जो विषय अपना टॉपिक लेके आए हैं वो मूल अधिकार लेके आए हैं। तो मूल अधिकार आपको ही पता होगा, पहले कुछ पढ़ा भी होगा अपने मूल अधिकारों के बारे में, कि अपने मूलतः संविधान में 7 मूल अधिकार दे रखे थे, जो अभी वर्तमान में 6 हैं। और मूल अधिकार भाग 6 से भाग 3 में 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक के मध्य हैं। और ये मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। जब अपने संविधान के स्रोत पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए? अमेरिका से। और भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो आप बोलोगे कि सर 12 और 13 तो हमने पढ़ाई नहीं कर ली, तो आज पढ़ लेना, आज 12 और 13 भी पढ़ लेना कि 12 और 13 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 12 और 13 में क्या दे रखा है? आप जब पढ़ते हो तो 14 से लेकर 35 तक पढ़ लेते हो, अनुच्छेद 14 से लेकर 31 तक पढ़ लेते हो, और उसके आगे अगले अनुच्छेद 31 से लेकर 35 तक वो अनुच्छेद नहीं पढ़ते, और 12 और 13 नहीं पढ़ते। और कभी कभी आरपीएससी का मूड अभी राजनीति विज्ञान में जैसा चल रहा है, उस हिसाब से अपने को सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी, यानी कि पूरा संविधान अपने को आना चाहिए।
और मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ें छूटे नहीं। जो चीज़ें छूट रही हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे प्रश्न आने की संभावना PYQ में 0 है, क्योंकि मैं जो ये नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए ये PYQ आधारित हैं और PYQ से ही जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी आधार पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो संविधान में सबसे पहले यानी कि मूल अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार वो है जो संविधान है या किसी देश के संविधान है व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए देती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए देती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो, उसका कोई भी राज्य या उसका कोई उल्लंघन नहीं करता है। यदि मूल अधिकारों का यदि अपन को सरकार या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी कोई भी हो वो यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सरकार या न्यायपालिका उसको दंडित करती है। चाहे राज्य हो, राज्य को भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने देती है न्यायपालिका। तो अपने को जो मूल अधिकार है वो अपन न्यायालय में मूल अधिकारों को लेकर अपन न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के प्रदत्त हैं, राज्य के ऊपर है कि वो लागू करे या नहीं करे। अपन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर अपन कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय में नहीं जा सकते, वो न्यायालय के अंतर्गत नहीं है। जबकि मूल अधिकारों के उल्लंघन के ऊपर अपन न्यायालय में ले जा सकते हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उसको अपन न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो मूल अधिकार अपन पढ़ते हैं तो मूल अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका से ग्रहण किए गए, भाग 3 में है। इसलिए सबसे पहले यानी कि मूल अधिकार जो दिए थे वो मूल अधिकार सर्वप्रथम विश्व में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा एक अधिकार पत्र व्यक्तियों को सौंपा गया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन सम्राट जॉन द्वारा व्यक्तियों को एक अधिकार पत्र, ब्रिटेन के व्यक्तियों को एक अधिकार पत्र सौंपा गया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए भारतीय संविधान का भाग 3 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है मैग्ना कार्टा क्योंकि विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन के एक सम्राट हुए थे जॉन द्वारा, वहां के लोगों को अधिकार पत्र सौंपा गया था, उनको मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कितने व्यक्तियों को 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 ही मूल अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन मैंने पहले भी बताया था, 42वां यानी कि 76वां और 44वां यानी कि 78वां, 4 4 8 7 8 और 2 और 4 6 यानी कि 42वां तो हुआ था 1976 में और 44वां हुआ था 78 में। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो भारत को मूल अधिकार 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार जो प्रदत्त था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया और उसको अनुच्छेद 301 ए में कर दिया। अनुच्छेद 1 में दिया जाता है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार मैंने अभी बताया किसी देश के संविधान द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के हेतु प्रदत्त जो अधिकार है वो मूल अधिकार है। और विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकार 1215 में ब्रिटेन सम्राट जॉन द्वारा एक अधिकार पत्र व्यक्तियों को दिया गया जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और संविधान के मूल अधिकार सर्वप्रथम यानी कि उल्लेख संविधान में मूल अधिकारों का सर्वप्रथम उल्लेख अमेरिका में किया गया और सर्वप्रथम लिखित संविधान भी अमेरिका का ही है। ये मैंने जब संविधान शुरू किया था तो उस क्लास में आपको लिखाया था, तो आप इन्हें पिछली कक्षाएं नहीं देखी है तो देख लेना। और भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में स्वराज विधेयक पर बोलते हुए कहा था कि भारतीय लोगों के पास कुछ मूल अधिकार होने चाहिए, भारतीय अधिकारों के कुछ मूल अधिकार भी
होने चाहिए। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पर बोलते हुए। उसके बाद जब बर्कनहेड ने भारतीयों को 1928 में चुनौती दी थी संविधान बनाने के लिए, तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पिता ने नेहरू रिपोर्ट जिसको लागू किया था, उसमें भी मूल अधिकारों की बातें कही गई थी। उस नेहरू रिपोर्ट में भी क्या कहे थे? शुरू से मूल अधिकारों की बातें कही गई थी। तो मैं मानता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, असमंजस में डाल जाता है कि मूल अधिकार यानी कि अधिकार मतलब अमेरिका से लिए गए हैं, और अमेरिका में और भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, और ये ग्रहण अमेरिका से किए गए हैं। मूल अधिकार होते क्या हैं कि व्यक्तियों के विकास के लिए, किसी देश के संविधान में व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के सर यानी कि जॉन, सम्राट जॉन ने सबसे पहले वहां के व्यक्तियों को एक अधिकार पत्र सौंपा था जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसी मैग्ना कार्टा को भाग के यानी कि भाग 3 में यदि मूल अधिकार है यानी कि अधिकार पत्र है, तो इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अमेरिका ने सबसे पहले संविधान लिखा था, लेकिन संविधान अमेरिका का है तो सबसे पहले अमेरिका ने ही मूल अधिकारों की बात की थी और मूल अधिकार संविधान में लिखा था। और भारत में मूल अधिकारों का जिक्र पहले से ही होता जा रहा है कि भारतीय द्वारा जो संविधान का प्रयास सबसे पहले किया गया था, तो प्रयास में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक पर जब बोलते हुए कहा था, तो उसमें कहा गया था कि क्या करना चाहिए, अपने को मूल अधिकारों की बात उस स्वराज विधेयक में की थी। उसके बाद क्या कहा गया था, उसके बाद जब बर्कनहेड ने चुनौती दी थी, तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भी नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें भी भारतीय संविधान को उस संविधान में भी भारतीय व्यक्ति को मूल अधिकार देने की बात कही गई थी। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार अभी बाकी हैं, क्योंकि संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको सिर्फ कानूनी अधिकार 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा मना दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। उसके बाद अपन याद करते हैं भारतीय संविधान के जो 6 मूल अधिकार हैं उनका नाम लिखते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 12 और 13 के विषय में चर्चा करते हैं, और कल से अपने अपने संविधान मूल अधिकारों के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, लिख लिया। तो जहां से आपने मूल अधिकार पढ़े हैं उन मूल अधिकारों की शुरुआत आपके आधार पर होती है, तो वह समानता के अधिकार से होती है। लेकिन अपन ने इससे पहले भी पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार तो अनुच्छेद 14 से होता है। भाई अनुच्छेद 14 से होता है, तो आपको 12 और 13 अनुच्छेद भी भाई अपन ने पढ़ा कि अपन ने इसी क्लास में पहले पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो अपन देख रहे हैं मौलिक अधिकार, तो अपन देख रहे हैं कि अपन को मौलिक अधिकार दे रहे हैं। पहला समानता का अधिकार जो मौलिक अधिकार दे रहे हैं वो तो अनुच्छेद किसमें है? 14 से है। तो 12 और 13 कहाँ गए? तो 12 और 13 में भी है जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि कई बताते नहीं है पूरे 6। कभी कभी मैं अभी भी कह रहा हूँ, पीछे भी कह रहा था कि आरपीएससी का मूड जो अभी राजनीति विज्ञान विषय में चल रहा है वैसा किसी और विषय में नहीं चल रहा। और अभी ज्ञाता हैं, राजनीति विज्ञान के पेपर बनाने वाले इतने बड़े ज्ञाता हैं, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इसलिए अपने को भी सब कुछ आना चाहिए, ऐसी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए कि अपने को आ नहीं रही है ना। तो इसमें 6 अपने 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6। मैं तो ऐसे याद करता हूं, शोध, बड़ा से छोटा से और शोध, फिर शे के ऊपर बिंदु से और से। मैं तो ऐसे याद करता हूं। मेरी ट्रिक तो ये है कि से पूरा समानता का अधिकार, से आधा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दय, शे के ऊपर बिंदु सेंस करती हुई शिक्षा का अधिकार, शे के ऊपर बिंदु संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं तो 6 ये ऐसे याद करता हूं कि से शोध, से
से, यानी कि समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अपने को संविधान द्वारा मूलतः मूल संविधान में 7 है, लेकिन इनमें अभी अपने पास 6 है, अपने पास 6 हैं। और 6 क्यों है वो मैंने बता दिया कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। इसलिए तो अपन टैक्स दे रहे ना। संपत्ति इकट्ठा करना कानूनी अधिकार है, कानून के दायरे में रहकर आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, है ना। तो टैक्स भर रहे हैं ना, ये नहीं कह सकते मैं नहीं भरूंगा। क्यों भाई, ये एक कानूनी अधिकार है, नहीं कि आपका मूल अधिकार है ना। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22। अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे कि अपने को समानता का अधिकार क्या क्या देता है, और समानता देता है तो फिर उसके क्या क्या फायदे हैं अपने, और इनके विरुद्ध अपन क्या काम करेंगे तो सरकार अपने को क्या क्या रोक लगा सकती है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। आप सोचो कि बीच में 31 कहाँ गया, तो 31 संपत्ति का अधिकार था ना, अनुच्छेद क्या था 31 संपत्ति का अधिकार था, तो उसको हटाकर अनुच्छेद 300A में सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, तो ये है अपने क्या है, ये है अपने मूल अधिकार। एक बार मेरे साथ बिना देख बोलो, सो दर और श। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से 25, 22 से 25 सही है, हाँ 22 से 24 है, 22 से 24। सात धार्मिक स्वतंत्रता है 19 से 22, 14 से 18, और स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29, 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और अब है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा मतलब देश की परिभाषा, देश के लिए राज्य शब्द की इस्तेमाल किया गया है, देश के लिए क्या है राज्य शब्द इस्तेमाल किया है। तो उसको किस किस को, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं, संघ सरकार व संसद। संघ सरकार और संसद में जो भी हैं वो क्या है राज्य की परिभाषा में। राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकार व विधानमंडल वो भी क्या आते हैं राज्य की परिभाषा में। स्थानीय व अन्य पदाधिकारी, स्थानीय में एक तो पंचायती राज आता है, पंचायती राज आता है, और एक आता है नगरीय निकाय। एक क्या आता है नगरीय निकाय, एक क्या आता है नगरीय निकाय। कि स्थानीय में क्या आता है पंचायती राज और नगरीय निकाय, और अन्य पदाधिकारियों में कौन सा है ऐसी संस्था है जो सरकारी आदेश पर, आदेशों के तहत स्थापित हो, जैसे LIC है, ONGC है, HCL है।
तो ऐसी संस्थाएं जो सरकारी आदेशों में, ऐसी संस्थाएं जो सरकारी आदेशों के तहत स्थापित की जाए, वो क्या है, अन्य पदाधिकारियों में आ जाते हैं। यानी कि ये सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो आप मान लो संघ सरकार और संसद आ रही है राज्य की परिभाषा में, राज्य सरकार और विधानमंडल आ रही है, पंचायती राज संस्थाएं आ रही है, नगरीय निकाय आ रहे हैं, नगरीय निकाय और ऐसी संस्थाएं जो अर्ध सरकारी हो, अपन मान ले अर्ध सरकारी हो, क्या हो, अर्ध सरकारी संस्थाएं जो सरकारी आदेशों के तहत जिनकी स्थापना की जाए, वो सब क्या किसमें आ रही है, किसमें आ रही है, राज्य की परिभाषा में आ रही है। तो आप एक बार लिख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप अनुच्छेद 13 के विषय में चर्चा करते हैं और ये अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। इसके बाद कल से अपन पढ़ेंगे संविधान के मूल अधिकारों, जहां से आप पढ़ना चाहते हो अनुच्छेद 14 से। मिटा दूं, चलो मिटा देता हूं। तो अपन अब मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। आप पढ़ते नहीं हैं, कभी कभी इनको छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। आरएस मैन में तो विशेष कर पूछे जाते हैं। ये जो इनके जो सिद्धांत हैं, दो सिद्धांत हैं। अनुच्छेद 13(1) में आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत और अनुच्छेद 13(2) में है प्रतिकरण का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत पूछे जाते हैं। आरएस मेंस में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, या आरएस प्री में या अन्य फर्स्ट ग्रेड की परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत क्या है, भाई क्या है। तो इसके ऊपर अनुच्छेद में 13 में लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने से पूर्व है, संविधान लागू होने से पूर्व है, कोई कानून, कोई विधि या कानून विधि मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, यानी कि छोटा कर रही है या कम कर रही है, सीमित कर रही है, तो वह कानून स्वतः ही, वह कानून रद्द हो जाएगा। रद्द हो जाएगा, आपकी भाषा में रद्द मान लो, या सीमित हो जाएगा, यानी कि वो बंद हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। अरे कहने का अर्थ ये है, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी, यानी कि अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई कानून बन गया है ना, कोई कानून बन गया और वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकारों को सीमित कर रहा है वो कानून, तो वो कानून स्वतः ही क्या माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा, या रद्द माना जाएगा, या उसको सीमित माना जाएगा। ये है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। और दूसरा है प्रथीकरण का सिद्धांत, यानी कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद कोई विधि या कानून विधि मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है, तो वह विधि सीमित या शून्य मानी जाएगी, शून्य हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है, आच्छादन के सिद्धांत में कहने का अर्थ यह है कि संविधान लागू होने से पूर्व है, और जबकि प्रथीकरण का सिद्धांत क्या है कि संविधान लागू होने के बाद यदि कोई ऐसा कानून बन गया जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, यानी कि कोई अपने को, ये है मान लो, ये पेन है, ये आ रही है, यहां तक है, मान लो ये ले रहा हूं मैं, ये पन्ना है और ये है मूल अधिकार, ये कानून लागू होने के बाद यानी कि मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो
या तो ये यहाँ तक यदि मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो यहाँ तक के कानून सीमित माने जाएंगे, यदि पूरे मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो पूरी स्वतः खत्म मानी जाएगी। कि जहां तक ये मूल अधिकारों का हनन कर रही है, यानी कि एक संविधान लागू होने के बाद जहां तक मूल अधिकारों का वो हनन कर रही है वहां तक का कानून वो क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, और आगे का वो जो उसका जो कानून है वो मान्य हो जाएगा, यानी कि विधि प्रभावी हो जाएगी, प्रभावी रहेगी। लेकिन जहां तक वो मूल अधिकारों का क्या कर रही है, वो उल्लंघन कर रही है या हनन कर रही है, उस विधि को शून्य या सीमित कर दी जाएगी। यह है प्रतीकरण का सिद्धांत। दोनों सिद्धांत समझ में आ गए। यानी कि आचरण का सिद्धांत तो ये कहता है, आचरण का सिद्धांत क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व कोई भी विधि या कानून क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो रद्द या निरस्त माना जाएगा। यानी कि जहां तक मौलिक अधिकारों का वो हनन कर रहा है वहां तक वो सीमित या शून्य हो जाएगा। दूसरा प्रतीकरण का सिद्धांत कि संविधान लागू होने के बाद मान लो पूरा कानून, यानी कि एक कानून बना दिया, पूरा बना दिया, यानी कि ये पूरा कानून है, ये मान लो ये पूरा कानून है, इसके 5 पन्ने ही, इसके कितने पन्ने, 1 2 3 4, ये 5 पन्ने ही क्या कर रहे हैं, ये 5 पन्ने ही किसका उल्लंघन कर रहे हैं, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये 5 पन्ने ही इसमें क्या माने जाएंगे, निरस्त माने जाएंगे। ये 5 पन्ने ही निरस्त माने जाएंगे, आगे का कानून प्रभावी रहेगा। कहने का मतलब ये है प्रतीकरण, यानी कि अलग करने का सिद्धांत। यह है तेरा 3 में है, संसद या विधानमंडल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा जो कोई अध्यादेश जारी किया जाता है वो भी विधि ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, विधि का एक प्रभाव माना जाएगा। लेकिन यदि गोकुलनाथ 1967 में गोकुलनाथ केस में, कौन से केस में, गोकुलनाथ बनाम पंजाब केस में कहा गया कि ये क्या मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों में क्या नहीं कर सकते, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। कब, 1967 में पंजाब बनाम गोकुलनाथ केस में, 1967 में। और इसके जो अध्यादेश है वो विधि की परिभाषा में शामिल है। क्या है, विधि की परिभाषा में शामिल है। अनुच्छेद 13(4) 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। तय मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये कह रहा है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, 74वें संविधान संशोधन में कहा गया कि विधि की प्रक्रिया में परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो विधि की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो अतः मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है, तेरा। और इसमें जो 1973 में गोकुलनाथ बनाम केरल राज्य का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया कि क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। जबकि गोकुलनाथ बनाम पंजाब 1967 में केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, विधि की परिभाषा में शामिल हैं, इसलिए उसमें मूल अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। जबकि 24वें संशोधन 1971 में कहा गया, 24वें संविधान संशोधन 1971 में कहा गया कि जो मूल अधिकार है वो विधि की परिभाषा में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और 1973 में केरल राज्य बनाम जो केशवानंद भारती केस आता है उसमें कहा गया कि क्या है, मूल अधिकार ये विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये चीज आपके अनुच्छेद 12 और 13 समझ में आ गई। तो कल से अपन मूल अधिकार जो अनुच्छेद समानता का अधिकार है, वो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी 2 या 3 क्लासें लगेंगी। तो आप ये लिख लीजिए। और इसी के साथ धन्यवाद, राम नाम सा आप लिख लीजिए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें, जब भी क्लासें आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, धन्यवाद, राम नाम सा लिख लीजिए।